हेलो फ्रेंड्स, तो आज क्लास में हम लोग देखेंगे वज्र गुणन विधि, जो कि हमने पिछले क्लासों में विस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों को देख लिया है। आज क्लास में देखेंगे वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि क्या कहता है कि दो कि एक अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल होगा इसका, और इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि इस अद्वितीय हल को क्या हो, अद्वितीय हल हो। तो उस स्थिति में इसका क्या मान आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा b1c2 b2c1 बाटा में a1b2 a2b1। y बराबर क्या होगा, क्योंकि हम इसमें हल करने के लिए किसका मान निकालते हैं, दोनों चर का मान निकालते हैं, यानी कि x और y का। तो यहां पर क्या होगा, इस हिसाब से ये जो समीकरण है कुछ इस प्रकार, हर समीकरण में आपको ये मिल जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हर समीकरण में आपको मिलने वाला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, c1 a2 c2 a1 बटा में a1 b2 a2 b1। घबराइए मत, इसको यहीं पर फटाफट याद हो जाएगा किस तरह से आप इसे याद करेंगे। यहां अगर आप डायरेक्ट देखना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि नीचे वाला क्या है, दोनों सेम है, और ये क्या है a1 b2, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये a भी यही रहेगा, बस जो नंबर है बदल जाएगा। जैसे a1 है तो a2 हो जाएगा, b2 है तो b1 हो जाएगा, और दोनों ये चीज सेम रहेगा, x के लिए भी और y के लिए भी। अब रहा ऊपर का, तो ऊपर के लिए हम क्या करते हैं कि x के लिए केवल bc चलते हैं, bc याद रखेंगे, ये x है, क्या है bc, क्या है x है, और ac क्या है y है, ac y bc x, ac y bc x, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ b1 से शुरू कीजिए तो c2 कर दीजिए, c में क्या आ जाएगा 2, अब इसको चेंज कर दीजिए, अगर उस साइड में ले जाना है तो b2 c1, नंबर क्या हो गया, बदल गया, इधर b1 था इधर हो गया b2, इधर c2 था इधर हो गया c1, इसमें ac में आ जाइए। तो सबसे पहले हम लेंगे c1, तो c1 a2, तब a c1 है a2 है, तो इधर क्या हो जाएगा c2 a2, कुछ नहीं है, बस क्या है चेंज है। आइए इसको किस तरह से लिखते हैं वो चलिए। तो सबसे पहले हम अपना समीकरण लिखेंगे, क्या है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये c1 c2 क्या है, जैसे कि हम कोई समीकरण लेते हैं किस तरह से, 4x प्लस 2y बराबर 6, यही हमारा समीकरण होता है। तो ये होता है, तो यहाँ पर 4x प्लस 2y और माइनस 6 कर सकते हैं नहीं, 0 इधर प्लस में इधर माइनस में, यही हो गया, ये a1 हो गया a2 c1, समझ में आ गया। चलिए तो अभी इसको हम किस तरह से ये फॉर्मूला में लिखेंगे, तो यहाँ पर एक का गुणन क्या है, x है, एक का गुणन क्या है x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x और लिखेंगे बटा में। अब जो x का हम लिख रहे हैं तो इसको हम ढक देंगे, क्या करेंगे ढक देंगे, बचा क्या k, तो हम लिखेंगे b1 तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वज्र गुणन विधि का मतलब ही होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर b1 तो सीधा c2, अच्छा माइनस, उसके बाद यहाँ c1 b2। अब देखिए यहाँ b1 है c2 है, अब यहाँ पे आप b2 भी कर सकते हैं और c1 कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये फॉर्मूला में लिखा गया है, पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गुणा ही तो कर रहे हैं। अब डालेंगे बराबर, उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट इधर, बीच वाला थोड़ा सा अल्टर है तो सीधा हम क्या चलते हैं इधर चलते हैं, ताकि अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो अब इसका गुणांक a1 का गुणांक क्या था x का, तो हमने ऊपर कर लिया, c1 का गुणांक 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 बटा में c को ढक लेंगे, क्या करेंगे c को ढक लेंगे। आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको ऐसे ढक लेंगे, तो हम इसमें ऐसे ऐसे करेंगे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे गुणा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा b1 a2 क्या होगा, या a2 b1 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ अगर इसको ढाक रहे हैं तो यहाँ पर b1 ऐसे ही नहीं चले आएंगे, हम सीधा शुरू से आएंगे, यानी कि यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से a1 b2 करेंगे, कोई दिक्कत, उसके बाद दूसरी जगह जाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ आते हैं, यानी इसको ढकने के बाद a1 तिरछा करेंगे तो b2 दिखाई दे रहा है माइनस, उसके बाद b1 a2 बराबर, कोई दिक्कत, आप चाहे तो a1 b2 a2 b1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको भी ढक के कर लिया, इसको भी ढक के कर लिया, बचा क्या ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y
जिस तरह से यहाँ पर x का गुणांक a1 था, हमने x लिख लिया है, यहाँ पर c1 का गुणांक 1 था, 1 लिख लिया है। उसी प्रकार से यहाँ b1 का गुणांक क्या है, y है, b1 का गुणांक क्या है, y, तो हम y रख लिए। अब चलेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो इसको ढक लेंगे, और ढकने के बाद हम देख रहे हैं कि इधर इंटू देने की कोई आवश्यकता नहीं है, c1 a2 माइनस a1 c2, कोई दिक्कत। और इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला बनके रेडी हो गया। अब आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट इस तरह से है, तो आप चाहें तो इसमें तुलना करके यहाँ से ये भाग में है, इधर क्या हो जाएगा, गुना में चल जाएगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। तो सेम चीज मिलेगा आपको, b1 c2 माइनस c1, यहाँ पे c1 रहेगा c1 b2, और बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ पर सेम चीज आ जाएगा, ये भागा में गुणा देगा तो ऊपर चला जाएगा, तो c1 a2 माइनस a1 c2, बटा में भी वही चीज है, a1 b2 माइनस a2 b1। बस तो इतना एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। हमने दो समीकरण यहाँ पे ले लिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a1 a2 लिख लेंगे, a1 बराबर कितना है 7, a2 बराबर 1, b1 15, b2 2 है, c1 2, c2 3। लिखने के बाद हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हमें एग्जामिनर को बताना होता है कि हम किस विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो हम सीधा सीधा चाहे तो लिख सकते हैं, या आप ऐसे डायरेक्ट मान के चलिए कि भूल गए हैं, याद क्या होगा आपका, भूल गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ बना सकते हैं। जैसे x बटा में क्या करेंगे, इसको ढकेंगे फटाफट, और ढकने के बाद हम सीधा सीधा मान ही रख लेंगे। अब x के बाद तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पे 15 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2 बराबर, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे 1, यहाँ से करेंगे 7 गुणे 2 माइनस 15 गुणे 1 बराबर। अब इसको ढकेंगे y के लिए, तो आप चाहें तो डायरेक्ट जैसे x और y दोनों को मान लिखवाए थे उस पर भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर भूल गए हैं तब इसका आप इस्तेमाल करेंगे। इसको ढकेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 7 गुणे 3, और इसको हम क्या करेंगे, आपस में तुलना करेंगे। तुलना करने पर एक बार इसके साथ तुलना कर लेंगे और एक बार इसके साथ तुलना करेंगे। तो यहाँ पे x बटे में हम डायरेक्ट करते हैं, 15 तिया 45 माइनस 2 के 4 बराबर 1 बटा में यहाँ पर क्या होगा, 7 दूनी 14 माइनस 15, तो x बटा में घटाइए, ये 41 बराबर 1 बटा में माइनस 1, तो x बटा में x बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि माइनस 1 गुणे 41, तो x बराबर क्या है माइनस 41, ये x का मान निकल गया। अब इधर से इसके साथ तुलना कर लेंगे, तो यहाँ पर पुनः हम डायरेक्ट लेके चलते हैं, इसका मान कितना है 1 बटा में माइनस 1 बराबर y बटा में 2 माइनस 17 21, तो माइनस 1 बराबर y बटा में माइनस 19। अब ये भाग में तो गुणा में हो जाएगा, तो ये y बराबर क्या आएगा टोटली 19 प्लस में, और इस तरह से हमारा x y का मान निकल जाएगा। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो का अब आखिरी पॉइंट बचेगा, वो क्या है कि अगर रैखिक समीकरण नहीं है तो उसे किस तरह से रैखिक समीकरण में चेंज किया जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब द्विघात समीकरण में। चलिए